नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे टू सॉल्व इट, यानी किसी भी समस्या को हल करने का हमेशा एक बेहतर उपाय, एक बेहतर विकल्प मौजूद होता है। इसी बेहतर उपाय को इनोवेशन कहा जाता है और जब ये बेहतर उपाय व्यवसाय का रूप ले लेता है तो ये व्यवसाय स्टार्टअप कहलाता है। भारत में बीते कुछ वर्षों से इन स्टार्टअप्स की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है और भारत दुनिया भर में एक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया घोषणा के मुताबिक भारत ने हाल ही में 100 यूनिकॉर्न के आंकड़े को भी, जो कि एक ऐतिहासिक लक्ष्य है, इस आंकड़े को भी प्राप्त कर लिया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं और इसका दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या पैमाने निर्धारित किए गए हैं। साथ ही भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ की बात करेंगे, पूरा विवाद क्या है, पूरा विषय क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यूनिकॉर्न क्या होते हैं इस पर बात करेंगे। यूनिकॉर्न को परिभाषित करने के क्या पैमाने निर्धारित किए गए हैं, उन पैरामीटर्स की बात करेंगे। साथ ही भारत में यूनिकॉर्न्स की क्या स्थिति है, भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके विकास में कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स अपनी भूमिका अदा करते हैं, उन फैक्टर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन पर बात करेंगे। और सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं, क्या सरकार की नीति में बदलाव आए हैं, उन बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अंत में निष्कर्ष और आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, वृद्धि एवं विकास और सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज क्या है, इस न्यूज को समझ लेते हैं। तो हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। न्यूज के मुताबिक व्हाट इज अ यूनिकॉर्न एंड व्हाट डज इट टेक टू बिकम वन, यानी यूनिकॉर्न क्या होते हैं और किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स पूरे करने होते हैं, क्या क्या पैमाने पूरे करने होते हैं। तो इस पर आज हम इस पूरी न्यूज में बात करेंगे। साथ ही स्टार्टअप के इकोसिस्टम को, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यूनिकॉर्न क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो यूनिकॉर्न की जो पहली परिभाषा है, जो पहली डेफिनेशन है और इसका जो पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हमें साल 2013 में देखने को मिला, जब एक अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने इस संबंध में एक लेख प्रकाशित किया, एक शोध प्रकाशित किया। उनकी परिभाषा के मुताबिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसे निजी स्वामित्व वाले वेंचर कैपिटल द्वारा समर्थित स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन या जिनका मूल्य $1 बिलियन या $1 बिलियन से ज्यादा होता है। भारतीय मूल्य में बात करें तो इसके जो मूल्य है वो लगभग 7,500 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि भारतीय मूल्य, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो मूल्य है, रुपए का जो मूल्य है वो बदलता रहता है, इसके कारण ये राशि भी बदलती रहती है, लेकिन डॉलर के मामले में बात करें तो ये $1 बिलियन के आसपास रहता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ये जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन है $1 बिलियन, ये कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है या अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लाभ कमा रही है या हानि उस कंपनी को हो रही है, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बल्कि कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी की विकास क्षमता, यानी कंपनी आगे जाकर कितना विकास कर सकती है, कितना विस्तार कर सकती है, इस बात पर निर्भर करती है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं वो निवेशक जो कंपनी में निवेश करते हैं, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जब 2013 में एलन ली ने अपना शोध प्रकाशित किया तो उन्होंने इस पूरे शोध के तहत साल 2003 से साल 2013 के बीच कुछ कंपनियों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इस दौरान जो भी स्टार्टअप गठित किए गए थे उसमें से केवल 39 कंपनियां ऐसी थी जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो पाई। यानी केवल 39 कंपनियां ऐसी थी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एलन ली ने निष्कर्ष निकाला कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होना एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वर्तमान में भी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होना एक बहुत ही रेयर और एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना है? ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में सरकारी नीतियों के कारण, जो तकनीक का विकास हो रहा है उसके कारण, और उसके अलावा निजी निवेश और बाजार वित्त पोषण के कारण स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यूनिकॉर्न की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और हर साल दुनिया भर में 60-70 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में ये कोई भी अलग एक विशिष्ट फिनोमिना नहीं रह गया, बल्कि एक सामान्य घटना हो गई है यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करना।
अब बात करते हैं भारत में यूनिकॉर्न की क्या स्थिति है, भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं। तो भारत का पहला यूनिकॉर्न हमें साल 2011 में देखने को मिला था और वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की, भारत में कुल 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यानी इस तरह से पिछले एक दशक में भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां, 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इस तरह से जो पूरी स्थिति है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो साल 2020 में भारत में 11 यूनिकॉर्न देखने को मिले थे। साल 2019 में भारत में 7 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। इसके अलावा साल 2021 में भारत में 44 स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी इस साल 2021 में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां देखने को मिली थी और ये वही साल था जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी। तो कई जानकार मानते हैं कि कोविड महामारी के कारण जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या में वृद्धि हुई, लोग घर पे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण इंटरनेट यूजर्स बढ़े, फोन यूजर्स बढ़े, जिसके कारण जो टेक आधारित स्टार्टअप थे उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। हालांकि यहाँ पर एक आंकड़े पर अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि जो 2 देश भारत से आगे हैं यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में, अमेरिका और चीन, उनके मुकाबले भारत की स्थिति काफी कमजोर है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भारत की तुलना में 8 गुना ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं और चीन में भारत की तुलना में 2 गुना ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं। इसे एक आंकड़े से समझ सकते हैं। ये हालिया आंकड़ा है। इसके मुताबिक भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं। वहीं भारत की तुलना में अमेरिका में 806 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, यानी भारत की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां। और चीन में लगभग 217 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, यानी भारत से लगभग 2 गुना ज्यादा। भारत के बाद इजराइल, यूके, जर्मनी और फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील का स्थान आता है। यहाँ पर एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि जो भी यूरोपीय देश हैं जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भारत से पीछे हैं यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में, साथ ही स्टार्टअप्स के मामले में भी। तो ये तो हुई भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थिति, क्या दशा और क्या दिशा है। अब भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम और उसके विकास के कारकों की बात कर लेते हैं, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है अनुकूल जनसांख्यिकी, यानी फेवरेबल डेमोग्राफी। तो भारत एक युवाओं का देश है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत में जो औसत आयु है वो लगभग 29 वर्ष के आसपास है, यानी भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत में इन युवाओं के रूप में विशाल मानव संसाधन उपलब्ध है, जो कि अपनी पूरी क्षमता स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में लगा रहे हैं और बीते कुछ समय से यही वजह है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। इसका दूसरा कारक है कि भारत में इंटरनेट और फोन यूजर्स की संख्या भी बीते कुछ समय से तेजी से बढ़ रही है। भारत में इंटरनेट साल 1995 में शुरू हुआ और इंटरनेट की शुरुआत के बाद से ही लोगों के बिहेवियर और किस तरह से कंपनियां अपने ऑपरेशंस को चलाती हैं उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया। इंटरनेट ने लोगों के व्यवहार को बदल दिया और इंटरनेट ने कंपनियों के संचालन, उनके ऑपरेशन की प्रक्रिया को भी बदल दिया। हालिया आंकड़े के मुताबिक भारत में 67% शहरी आबादी के पास इंटरनेट तक पहुंच मौजूद है, यानी भारत की 67% शहरी आबादी इंटरनेट प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा बीते कुछ समय से भारत में फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और ये समग्र तौर पर भारत में टेक आधारित और ई कॉमर्स आधारित स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने में, इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में काफी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कारक है कि बीते कुछ समय में ग्राहकों की वरीयता में भी बदलाव आ रहा है, ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। हमने देखा कि फोन की संख्या, फोन यूजर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, इंटरनेट यूजर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव कर रहा है और ये व्यवहार में होने वाला बदलाव स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए हम 2 कंपनियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहली फ्लिपकार्ट और दूसरी पेटीएम। फ्लिपकार्ट वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट की शुरुआत एक बुक सेलर के रूप में हुई थी, किताब बेचने वाली कंपनी के रूप में हुई थी। वर्तमान समय में ये एक ई कॉमर्स के रूप में उभरी है। वहीं दूसरी ओर पेटीएम, जिसकी शुरुआत एक ऑनलाइन वॉलेट के रूप में हुई थी, लेकिन वर्तमान में एक सुपर ऐप बनने की ओर अग्रसर है, यानी इस ऐप पर आगे आने वाले समय में पेटीएम पर तमाम तरह की अन्य सुविधाएं भी, अन्य जो सर्विसेज हैं वो भी मौजूद होंगी। तो इस तरह से ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत में उद्यमिता के प्रति जो सामाजिक धारणा है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टार्टअप जो सफल हो रहे हैं उनकी कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही हैं, जो उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर सफल हो रहे हैं उनकी कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही हैं, जिसकी वजह से
आम लोगों की जो सामाजिक धारणाएं हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो बदल रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में शामिल हो रहे हैं, नए-नए स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, नए-नए विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इन कारणों की वजह से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में मदद मिल रही है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष मौजूद हैं, उन बाधाओं की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को रोकने में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, उसके विकास में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहली बाधा है प्रारंभिक अवस्था में निवेश की कमी। हम जानते हैं कि स्टार्टअप बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, तो अक्सर जो निवेशक होते हैं वो उन्हीं स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी प्रचलित होते हैं। ऐसे में जो छोटे स्टार्टअप होते हैं उनकी वो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें निवेश ही नहीं मिलता। ऐसे में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में जो प्रारंभिक अवस्था में निवेश की कमी है वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। इसके अलावा भारत में डिजिटल डिवाइड और डिजिटल निरक्षरता यानी डिजिटल इलिटरेसी भी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। डिजिटल डिवाइड को एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत के जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उसमें से केवल 4.4% रूरल घरों में ही, ग्रामीण घरों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इसकी तुलना अगर शहरी क्षेत्रों से करें तो शहरी क्षेत्रों में 23.4% घरों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। यानी यहाँ पर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट यूजर्स इंटरनेट तक पहुंच के मामले में देखें तो ग्रामीण घरों में केवल 14.9% घरों में ही इंटरनेट तक पहुंच मौजूद है, जबकि शहरों के मामले में 42% घरों में इंटरनेट तक पहुंच मौजूद है। तो इस तरह से हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा ये डिजिटल डिवाइड महिलाओं और पुरुषों के बीच भी है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो पहुंच है इंटरनेट तक वो काफ़ी कम है। साथ ही डिजिटल लिटरेसी भी भारत में इस संबंध में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। अक्सर ये कहा जाता है, कई जानकार ये कहते हैं कि भारत में लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, लोगों के पास फ़ोन तो मौजूद है, लेकिन उन्हें उसका उपयोग करना नहीं आता। आंकड़े की माने तो भारत में 15 से 29 आयु वर्ग यानी जो कि इसे एक प्रोडक्टिव आयु वर्ग कहा जाता है, उसमें से केवल 40% लोग ही डिजिटल रूप से लिटरेट हैं, साक्षर हैं। यानी 40% लोगों को ही इंटरनेट और फ़ोन का सही उपयोग करना आता है, और जो शेष लोग हैं वही अक्सर स्कैम, जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं उसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको एक बड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा प्रतिभा पलायन भी भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्रेन ड्रेन भी एक बड़ी चुनौती है। IIM और IIT जैसे बड़े संस्थानों से पढ़कर अक्सर जो छात्र होते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, और इसके कारण भारत का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहा। वहाँ जो क्वालिटी की ज़रूरत होती है उसकी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि बीते कुछ समय में इसमें बदलाव आया है, सरकार की नीतियों के कारण इसमें बदलाव आया है, और छात्र भारत में रहकर ही नए-नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की कुछ नीतियां और नौकरशाही पॉलिसी, नौकरशाही जटिलता, सरकार के जो फ्रेमवर्क है उसके कारण भी स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन बीते कुछ समय से सरकार की नीति में बदलाव देखने को मिला है, खासतौर पर स्टार्टअप्स को लेकर। अब सरकार द्वारा अपनी नीति के केंद्र में डिजिटल परिवर्तन यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक महत्वपूर्ण जगह दी जा रही है, और साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से प्रमुख योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। इस योजना को 16 जनवरी साल 2016 में शुरू किया गया था, और इस पूरी पॉलिसी का, स्टार्टअप इंडिया नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। इस योजना के तहत जो स्टार्टअप हैं उनको कर लाभ, कर छूट भी प्रदान किया जाता है। आंकड़ों की माने तो इस योजना के तहत, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत 2 मई 2022 तक 69,000 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की गई। यानी इस योजना ने, इस पूरी पॉलिसी ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं भी हैं, जिसमें समृद्धि योजना, इस योजना को 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस पूरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें फंडिंग प्रदान करना है, ताकि उन स्टार्टअप्स को प्रारंभिक स्तर पर ही आगे बढ़ाने में मदद की जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भी गठित किया गया था। ये फंड 1000 करोड़ रुपए का फंड है, और इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों को इनोवेटिव विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करना है। यानी जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरे फंड के तहत उन्हें वित्त पोषित किया जाएगा, उन्हें
फंड दिया जाएगा ताकि वो अपने विचारों को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और लोगों की समस्याओं को, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हल किया जा सके। इसके अलावा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा मुद्रा बैंक गठित किए गए हैं। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये जो मुद्रा बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे व्यवसाय हैं उनकी सहायता करती है ताकि वो व्यवसाय अपनी क्षमता निर्माण कर सके और दूसरे क्षेत्रों में उनका विस्तार किया जा सके। इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसाय हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस पूरे मिशन का जो गठन किया गया था वो साल 2015 में नीति आयोग के तहत किया गया था। इस पूरे मिशन के तहत स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर जो नवाचार और उद्यमिता है उसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जिस बुनियादी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की भी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा विकसित करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये तो हुई सरकार के कुछ प्रयास कि सरकार इस संबंध में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। अब आगे की राह की बात कर लेते हैं। आगे की राह के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में, खासतौर पर भारतीय बाजार में स्टार्टअप के लिए कई अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो भारत में रोजगार के सृजन में और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय बाजार है और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बीच एक इंटरडिपेंडेंसी मौजूद है, क्योंकि भारतीय बाजार स्टार्टअप को विकास करने के अवसर प्रदान करता है और बदले में स्टार्टअप भारत में रोजगार का सृजन करता है, जो कि भारतीय बाजार के विकास में मदद करता है। और अंततः ये समग्र चीजें मिलकर, ये सभी चीजें मिलकर भारत के विकास में अपनी भूमिका अदा करती हैं। बीते 2 दशक में स्टार्टअप्स में भारत के जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है उस और यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में लगातार स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि स्टार्टअप्स के संबंध में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं जिनकी चर्चा हमने पीछे की, और इन चुनौतियों को संबोधित किया जाना, एड्रेस किया जाना भी जरूरी है। तो इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? तो इस संबंध में जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो नए नए विचार हैं, उन विचारों को प्रारंभिक अवस्था में वित्त पोषित किया जा सकता है, उन्हें फंडिंग प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा नीतिगत स्तर पर भी कई जटिलताएं मौजूद हैं। इन जटिलताओं को कम करने, इनको सरल बनाने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिए सरकार ने जो स्टार्टअप्स की जो आय होती है उस पर कर को कम कर दिया है, लेकिन स्टार्टअप्स द्वारा जो अपने श्रमिकों को स्टॉक जारी किए जाते हैं, अपने जो शेयर दिए जाते हैं, उन पर जो कर लगता है, उसकी पॉलिसी अभी भी काफी जटिल है। ऐसे में सरकार इस पॉलिसी को और ज्यादा सरल बनाने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा भारत के कई क्षेत्रों में स्टार्टअप्स मौजूद हैं, लेकिन भारत का जो स्पेस सेक्टर है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, उसमें स्टार्टअप्स काफी कम हैं। ऐसे में सरकार इसरो के साथ मिलकर इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने की कोशिश कर सकती है। इस संबंध में एक नई स्पेस स्टार्टअप पॉलिसी जारी की जा सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को, जो स्टार्टअप से संबंधित जो तमाम पहलू हैं, उनको स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। इसे हम दिल्ली के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में स्टार्टअप को एक पाठ्यक्रम के रूप में पहले से ही पढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो कृषि क्षेत्र है वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में भारत सरकार कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर सकती है। तो ये तो हुए कि आगे क्या किया जा सकता है, आगे की राह और निष्कर्ष। अब अंत में एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है कि भारत में स्टार्टअप की वास्तविक क्षमता को साकार करने में बाधा के रूप में कार्य करने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल में भारत की जो स्टार्टअप क्षमता है उसकी बात करनी है। इसके बाद भारत की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, आपको उन चुनौतियों का उल्लेख करना है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।